Today we shall understand how to verify Ohm's law. First of all, do you know what is Ohm's law? बताओ उनमें से कोई जानते हो तो Ohm's law? Ohm's law, it is a relationship between the potential difference across the endpoint of a wire and the supply current inside the circuit. Ohm's law stated that the potential difference across the endpoint of a resistance wire is directly proportional to the current which flow inside the whole circuit, provided that the physical condition like temperature remain constant in the laboratory. Okay, so this is the Ohm's law. Now this Ohm's law we are going to verify how, just with the help of a small electric circuit. In this electric circuit we have used the AC. First of all, the AC supply go inside this eliminator. This eliminator convert the AC voltage into the DC. Means it is converter of AC to DC. Now it supplies certain voltage of DC current. First of all, the circuit is like that. Just see, this is the resistance wire which is made by nichrome, magnesium or constantum. Now this resistance wire has to be connected over a voltmeter. Just see the voltmeter. On this voltmeter, you have to connect a small resistance wire. Resistance wire नहीं लाया बेटा, पूरा प्रॉपर नहीं लाया तुम लोग. This is the resistance wire. एक और resistance wire हो तो दो. ये सर से लेके आओ. ये रहा resistance wire, ठीक है ना? This is a resistance wire. Silver color wire you can see. थोड़ा और वो करो बेटा, focus. ये resistance wire है. इसको वोल्ट मीटर के दोनों जो टर्मिनल्स है वहाँ पे हमें जोड़ना है. एक्चुअली हम जब जोड़ेंगे दोनों टर्मिनल के अक्रॉस वोल्ट मीटर के, तो ये किस तरह का कनेक्शन होगा बताओ? इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा रेजिस्टेंस वायर के दोनों एंड पॉइंट के पैरेलल कनेक्ट किया जाता है, ठीक है ना? तो एक तरह से सर्किट हमारा ये है. दिस इज द रेजिस्टेंस वायर. एट द एंड पॉइंट ऑफ दीज रेजिस्टेंस वायर वी हैव टू कनेक्ट ए वोल्ट मीटर इन द पैरेलल कनेक्शन. तो ये वोल्ट मीटर हमने पैरेलल कनेक्शन जो यहाँ हमने वोल्ट मीटर के ऊपर ही जो है वायर लगा दिया है. दिस इज द रेजिस्टेंस वायर, ठीक है ना? एक ही बात है, ये भी पैरेलल कनेक्शन ही कहलाएगा. अब सीरीज में हमने क्या जोड़ रखा है? अ मीटर. मीटर इज कनेक्टेड इन द सीरीज along with this voltmeter, ठीक है ना? along with this resistance wire. resistance wire एक्चुअली सर्किट का पार्ट है. फिर उसके बाद मीटर है. फिर उसके बाद बैटरी इलिमिनेटर है बैटरी की जगह. और की हमारा इसके अंदर ही है. स्विच ऑन स्विच ऑफ हम इससे ही कर सकते हैं, ठीक है ना? ये तो हो गया सर्किट. इसको कनेक्ट करो बेटा. कनेक्ट ही नहीं किया तुम लोगों ने. कैसे रीडिंग ले रहे हो? कनेक्ट करा था इसमें. करा था. आई एम कनेक्टिंग. एक्चुअली ये सर्किट जो है क्लोज पाथ प्रोवाइड करना, यानी सारे टर्मिनल एक दूसरे से जो है कनेक्टेड होने चाहिए. देन एंड ओनली देन इट विल शो डिफ्लेक्शन. देखो इधर, इसको प्रोजेक्शन करो बेटा. वोल्ट मीटर में भी रीडिंग आ गई है और मीटर में भी रीडिंग आ चुकी है, ठीक है ना? सप्लाई वोल्टेज बेटा प्लीज, तुम समझ नहीं रहे हो क्या? आवाज मत करो, ये वीडियो सब लोग देखेंगे ना. यस, जस्ट सी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड अ मीटर. यू हैव टू नोट डाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर. Just see there are 6 fracts, I think 10 and 1, 11 या 12 देखना है, क्योंकि सामने से देखना होता है. अगर साइड से देखोगे इधर या लेफ्ट से या राइट से तो जो है पैरेलक्स एरर आएगी. So we have to view the reading just from the front. मेरे ख्याल से ये 10 के आगे 2 लाइन यानी 12 लाइन्स है, ठीक है ना? बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ दिस वोल्ट मीटर. कैसे फाइंड करते हैं? ये जो दो बड़े फ्रैक्शन है 0 और अगला वाला क्या है 0.5. ये जो 0 to 0.5 है, इसमें कितने स्मॉल फ्रैक्शन है, कितने स्मॉल ग्रेजुएशन है बताओ? देयर आर ओनली 10 लाइन्स इन बिटवीन देम. इट मीन्स 0.5 इज डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल फ्रैक्शन. सो द वैल्यू ऑफ 1 स्मॉल फ्रैक्शन इज 0.5 अपॉन 10 मीन्स 0.05 वोल्ट. तो एक तरह से इसका लिस्ट काउंट क्या हो गया? 0.05 वोल्ट. नाउ सेम वे यू कैन कैलकुलेट द लिस्ट काउंट ऑफ दिस मीटर. सिमिलर इज देयर, क्योंकि दो लॉन्ग ग्रेजुएशन के बीच में जो डिफरेंस है वो 0.5 एम्पियर का है. उसके अंदर छोटे फ्रैक्शन कितने बताओ? देयर आर 10 स्मॉल फ्रैक्शंस. तो 0.5 डिवाइडेड बाय 10 इट गिव यू 0.05 एम्पियर. यानी इस मीटर का भी लिस्ट काउंट कितना है? 0.05 एम्पियर है. ओके, आफ्टर नोटिंग डाउन द लिस्ट काउंट, जो तुम्हें मेंशन भी करना होगा ऑब्जर्वेशन में, फिर रीडिंग लेनी है. इसको फिक्स कर दिया हमने. 2 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं हम. वो भी कौन सी सप्लाई दे रहे हैं? डीसी. ओके, दिस डीसी व्हेन सप्लाई इनसाइड दिस सर्किट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड द वोल्टेज. इसमें देखो 10 के बाद 2 फ्रैक्शन है, यानी टोटल 12 फ्रैक्शन है. तो 12 मल्टीप्लाई बाई 0.05, आई थिंक 0.6 वोल्ट आएगा. यानी कि वोल्ट मीटर की रीडिंग में लिख चुका हूं 0.6 वोल्ट. ठीक है, मीटर की रीडिंग देखते हैं.
जस्ट सी द रीडिंग ऑफ अमीटर. अमीटर में जो है एग्जैक्टली 0.5 आ रहा है, यानी 10 फ्रैक्शन है. तो यहां मैं लिख देता हूं 0.5. ठीक है, रीडिंग ऑफ अमीटर इज 0.5. नाउ थर्ड कॉलम इज V अपॉन I. यहाँ पे तुम्हें रेशियो फाइंड करना है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का, किसके साथ? करंट के साथ. तो यहाँ डिवाइड करोगे 0.6 अपॉन 0.5 यानी 6/5. 6/5 कितना होगा बेटा? फाइंड आउट कर लो. 6/5 इट इज 1 पॉइंट कितना होगा? 2. ठीक है ना, 1.2. ये जो 1.2 है वो किसकी वैल्यू बताओ? रेजिस्टेंस R होगा, बिकॉज V अपॉन I इज इक्वल टू R. नाउ यू हैव टू रिपीट 3 रीडिंग्स. अब रिपीट करने के लिए तुम्हें रियोस्टेट का यूज करना है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रियोस्टेट? टेल मी. हाँ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस ड्यू टू वेरिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. कैसे वेरी होती है? क्योंकि इसमें कॉइल्स बनी हुई है. जैसे जैसे हम नॉब को मूव करेंगे तो कॉइल की लेंथ बढ़ती जाएगी, और लेंथ बढ़ने से क्या होगा बताओ? रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उससे करंट कम होगी. यानी करंट को कम करने के लिए या ज्यादा करने के लिए हम रियोस्टेट का यूज करते हैं. ठीक है ना. ये नॉब हमें घुमाना, देखो इधर यहाँ रखना. जैसे मैं नॉब घुमाता हूँ जो करंट है वो कम हो रही, देखो, क्योंकि लेंथ ज्यादा यूज हो रही ना. लेंथ ज्यादा यूज होगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम होगी. जैसे ही मैं इधर नॉब को अपनी तरफ कर रहा हूँ, वापस यहाँ भी लाओ, तो उस समय क्या होगा? लेंथ कम यूज होगी ना. ओनली 10-15 सर्कल्स आर यूज. That is why when less amount of wire lengthwise available, then the resistance will increase और उससे करंट वापस कम होगा. तो ये करंट को वेरी करने का काम करता है. इससे हम 3 रीडिंग ले सकते हैं इजीली. ठीक है ना. जैसे मैं और कम से कम लीस्ट कर लेता हूँ. ये लो, अब देखो कितना है यहाँ पे रीडिंग. इसमें देखो, पहले वोल्ट मीटर देखो. वोल्ट मीटर में 4 फ्रैक्शन लग रहे हैं मुझे. 4 फ्रैक्शन मीन्स 4 into 0.05 आई थिंक इट इज 0.2 वोल्ट. ठीक है ना. तो वोल्ट मीटर की रीडिंग ले लिया मैंने 0.2 वोल्ट, ये फिल कर लिया. उसके बाद अमीटर की रीडिंग लेको. अकॉर्डिंगली जैसे ही वोल्टेज कम हुआ करंट भी कम होगी. कितनी बेटा देखो? 4 ही है क्या या 5 है? 3 है. ओके, सी सेइंग 3, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 0.05. 0.05 को 3 से इंटू करना. कितना आएगा बताओ? 0.15. इस रीडिंग विल बी 0.15. ये मल्टीप्लाई तुम बाद में कर लेना. कैसा करना है? जितने फ्रैक्शन है उसको 0.05 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 0.05 इसका लीस्ट काउंट है. और इससे जो है कितना एम्पियर होगा? 0.15 एम्पियर. नाउ अगेन यू हैव टू डिवाइड V बाय I, इट विल गिव यू R. 3 रीडिंग लेने के बाद तुम इसका मीन भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ डिफरेंट वैल्यू आई ना R की. ये V बाय I एक्चुअली हमेशा तीनों ऑब्जर्वेशन में क्या होगा? कांस्टेंट होगा. यही ओम्स लॉ है. द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विच इज टेकन अक्रॉस द एंड पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस वायर to the total current supply inside the circuit remain always constant. This is only the Ohm's law, provided that the physical condition like temperature and all other remain constant. यानी हमें वायर की लेंथ भी चेंज नहीं करनी है, मीटर वोल्ट मीटर किसी को भी छेड़ना नहीं है. उसी कंडीशन में अगर हम फिर से ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो ये V बाई I का वैल्यू हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा. हाँ, हम इस नॉब को घुमा सकते हैं, इससे करंट वेरी करेगी. जैसे जैसे करंट बढ़ेगी वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ेगा. सो दैट द रेशियो ऑफ V एंड I रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट. ये ध्यान रखना, यही वेरीफाई करना. दिस इज ओनली द ओम्स लॉ. ठीक है. उसके बाद सीरीज पैरेलल वाला अपन नेक्स्ट टाइम जो है एक्सप्लेन करेंगे, एक बार और आ जाएंगे. ठीक है ना. और कुछ हाँ हो तो सर को पूछना. हाँ बोलो बेटा, बंद करेंगे. In the laboratory, we have done this experiment of Ohm's law. In that Ohm's law, we are actually studying the relationship between the potential difference across a resistance and the current flow through that resistance inside the circuit. So our aim is to study the dependence of current I on the potential difference V across a resistor and to determine its resistance. This experiment can be also asked in another manner, to study the dependence of potential difference of across the endpoint of a resistance wire with the current which flow inside the circuit. Means either V proportional to I or in manner of I proportional to V. Okay. Now operators required are a DC voltmeter. This will be given to you. Most probably its range will be 0 to 1.5 volt, and a resistance wire. It is made by nichrome or constanum, okay, because it offers high resistivity. And an ammeter again of range 1.5 volt, and a rheostat by which we can vary the current, and a battery limiter. Okay, instead of battery limiter, we can use the dye cell or the Leclanche cell or any kind of chemical cell. Okay, electrochemical cell. Now theory.
in the theory you already studied that the potential difference across the endpoint of a resistance wire is directly proportional to the current which flow through this wire inside the circuit. Means the conclusion is V proportional to I or V is equal to RI, where R is the constant of proportionality, which is also known as resistance of that wire across which we are doing Ohm's law. And by V is equal to RI, we can conclude R is equal to V by I. Means in this experiment, we will observe that the ratio of potential difference and the current V upon I remain constant. So in observation table also you can see the last column is V upon I equal to R. Okay. Now before starting the observation table, we should take some observation related to the device which is given to you. First, least count of the ammeter. How to calculate the least count? Yesterday even I explained. With the help of meter, you can see this is a voltmeter. Suppose inside the voltmeter, first of all you have to study the range. It is 0 and the highest range is 1.5 volt. Now there are some small graduations 1, 2, 3, 4, 5, 4 graduation, and it is written 0.1. Then again 5 graduation written 0.2, like this. So first of all we have to study the total voltage between two long graduation. Means between 0 and first long graduation the measure is 0.1 volt. In between 0 and 0.1 there are total 5 small fractions. That is why you will divide this 0.1 by 5. Suppose there are 10 small fractions in between that, then you will divide by 10, and like this least count you can calculate, it will be 0.01. It may be different in different voltmeter and ammeter. So by this process you will calculate the range of ammeter, least count of ammeter, same way least count of voltmeter, range of voltmeter, and zero error should be also noted. Means before starting, when the no current flow, you have to read the meters whether they are in correct position. Means the initially the pointer of this voltmeter should be on 0. Suppose it is already on 2 fractions just in the right side, then in every reading you have to subtract 2 fractions. Suppose it is already in the left side of 0, then in that case you have to add 2 fractions. Okay, so it can be called plus error, positive error or negative error. So you have to study this zero error. Maybe in your meter there is no zero error, then in that case your observed reading and corrected reading will be same. Okay, now it's time to take observation with the help of meter. First of all you have to switch on the battery limiter or whatever plug is there. After switching on, when the current flows, then you will see the reading in the voltmeter and ammeter. First of all, take the observed reading and then minus or plus the zero error which you have already noted from the meter. And in this way you can write corrected reading. Same way you have to study the ammeter by not changing any position of rheostat or battery limiter. Means on the same voltage you have to study the current. Again in current, first take observed reading and then corrected reading. 3 reading you have to take. Okay, by varying the knob of rheostat, you can vary the amount of current, and accordingly the potential difference also vary. So by varying the rheostat, you have to take 3 readings. Suppose in first case the current observed is 0.5 and the voltage is 1.5. Now by moving the knob of ammeter, you can make it the current 1 ampere. In that case, the voltage you will find approximately 3 volt. Because here the current is double, so obviously the voltage will be double. Okay. In case when you are taking the current of 1.5 ampere by adjusting the knob, in that case your reading will be 4.5 in voltmeter. Okay. This is the approximate reading. Whatever reading will come, you will note down inside this column and this column. Finally, the observed and corrected reading you can write. If there is no zero error, you can copy the same reading in the second column. Again 0.5, 1 and 1.5. Finally you have to take the ratio of V and I. V upon I always. Okay. So V is 1.5, I is 0.5. So 1.5 divided by 0.5, you can remove the decimal directly and it will give you 3 ohm. Means the resistance of that wire is 3 ohm in first case.
Same manner, you have to divide the reading of voltmeter to the reading of ammeter. This time 3 by 1, it will be 3 ampere. Third time 4.5 upon 1.5. Again it is 3 ohm. Okay. So this is the observation which you have to fill in the table. Finally, after filling the table, you have to make the graph between I and V. Most probably keep the current on the x-axis and the voltage on the y-axis. Okay. You will find a straight line when you plot the graph between V and I with the help of that table. Suppose this first reading is 0.5 ampere. The first voltage is 1.5. Second reading is 1 ampere. The voltage was I think 3. Third reading is 1.5 ampere. Voltage was 4.5. Next one more reading if you take, it is suppose 2 ampere. In that case, how much it is? Tell me. How many times it was? 3 times. So I think most probably it will be 6 volt. Okay. So just make the graph between the current I and potential difference V. You will find always a straight line. Vice versa can be also do. Means you can take the potential difference on x-axis and current on y-axis. That in that case also you will get the same straight line. But in that case the resistance can be find. Means the slope of this line will be 1 upon R is equal to I upon we can say V. Okay, or in reciprocal form you can write R is equal to V by A. But if you are making the graph between V and I like this, then directly the slope of this straight line will give you the amount of resistance. This is only the difference. If you are taking voltage on x-axis and current on y-axis, in that case, whatever slope will come, it will call the reciprocal of resistance. Means its formula will be I upon V. Because you know, I think slope, how to find the slope? Slope is change on y-axis divided by change on x-axis. Right now, when we are taking the voltage on y-axis, so voltage will come in numerator and current will come in denominator. Okay, in this case, this formula will be applicable. But if you are taking the voltage on x-axis and current on x-axis, in that case, the whatever slope you will find, it will be equal to the reciprocal of resistance y. Okay, means in that case you have to take the reciprocal of the slope. So R is equal to V by I. Finally, you have to write the conclusion, or we can say result. First result is I proportional to V or V proportional to I. Any one you can write. Second result is V upon I is constant always for a particular resistance wire. And in this manner we have find the resistance offered by that particular resistance wire by the method of Ohm's law. Okay, that's all.